नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा के उस भारी घोटाले की जिसका असर 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ा। ये कोई आम गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शातिर और सुनियोजित अपराध था जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या। 135, 135। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये वो ट्रिगर पॉइंट है जिसने इतने बड़े धोखे का पर्दाफाश कर दिया। कहानी शुरू होती है 2 मई से। केरल का एक मेडिकल स्टूडेंट राजस्थान के सीकर में बैठे अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। उसमें कुछ सवाल थे और जब एग्जाम खत्म होने के बाद उस पिता ने एक कोचिंग टीचर से उन सवालों को मैच करवाया तो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 180 में से पूरे 135 सवाल असली नीट पेपर से हूबहू मिल रहे थे। मतलब 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवाल एक बिल्कुल अनब्रोकन सीक्वेंस में, एक फुल स्टॉप या कॉमा तक अलग नहीं था। ये साफ था कि ये कोई गेस्ट पेपर का तुक्का नहीं था, बल्कि 100% असली पेपर लीक था। तो अब देखते हैं कि इस लीक हुए पेपर ने नासिक से सीकर तक का सफर कैसे तय किया। और ये चोरी लिटरली किसी हॉलीवुड मूवी जैसी हाईटेक थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, लेकिन सिस्टम को चकमा देने के लिए उन्होंने मोबाइल कैमरे का यूज ही नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए उन्होंने नासिक के बाहर अपना एक कस्टम शैडो सर्वर तक बना लिया था। सोचिए ये नेटवर्क कितना एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा था। अगर हम घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखें तो देखिए क्या होता है। 26 अप्रैल को गुड़गांव का एक डॉक्टर इस पेपर की एक बड़ी डील करता है। फिर 29 अप्रैल तक बिवाल ब्रदर्स नाम के 2 लोग इसे आगे बांटना शुरू कर देते हैं और फाइनली 2 मई को यह पेपर उस केरल वाले स्टूडेंट के फोन पर लैंड करता है। मतलब एग्जाम की तारीख से कई दिन पहले ही यह पेपर मार्केट में धड़ल्ले से घूम रहा था। अब जरा इस पूरे खेल में पैसों के फ्लो को समझते हैं। नासिक में फिजिकल कॉपी सिर्फ 1 लाख रुपए में बिकती है। फिर गुड़गांव का नेटवर्क इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में 15 लाख में खरीद लेता है। और यहाँ उन्होंने एक बहुत शातिर चाल चली। असली लीक को छुपाने के लिए उन्होंने 410 सवालों का एक गेस्ट पेपर बनाया और उसमें उन 120 असली सवालों को छिपा दिया। फिर यही मिक्स किया हुआ पेपर बिवाल ब्रदर्स को पूरे 30 लाख में बेचा जाता है। वहां से राकेश कुमार नाम के शख्स तक ये 5 लाख में पहुंचता है, जिसने आगे इसे बेचा, जैसे केरल के उस स्टूडेंट को जिसने इसके लिए 50,000 रुपए दिए। 1 लाख से शुरू होकर कीमत कैसे बढ़ी, ये सच में चौंकाने वाला है। अब फोकस करते हैं इस कहानी के एक अहम हिस्से पर, बिवाल ब्रदर्स नेटवर्क। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो सिस्टम पर काफी गंभीर सवाल उठाते हैं। मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने ही वो 30 लाख वाला पेपर खरीदा था। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक दिनेश बिवाल बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और उनकी तस्वीरें राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी देखी गई हैं। ये वो तथ्य हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनके पास एग्जाम से 1 महीने पहले ही पेपर आ गया था। और एक और दिलचस्प बात, पिछले ही साल इनके परिवार के 4 सदस्यों ने एक साथ नीट पास किया था। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जो तथ्य इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं वो साफ बताते हैं कि इस नेटवर्क की पहुंच काफी ऊपर तक थी। अब जरा इस पूरे मामले में हमारी एजेंसियों यानी एनटीए और सिस्टम के फेलियर को देखते हैं। सबसे निराशाजनक बात यह है कि जब इस अपराध की भनक लगी तो सिस्टम का रिएक्शन बहुत ही ढीला था। जब सीकर में उस स्टूडेंट के पिता ने पुलिस में शिकायत की तो लोकल पुलिस ने उसे बस एक अफवाह मानकर टाल दिया। फिर यह मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंचा और आखिरकार स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पेपर तो 1 महीने से बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहा था। इतने भारी सबूतों के बावजूद एनटीए के महानिदेशक का जो आधिकारिक बयान आया वो सच में हैरान करने वाला था। उनका कहना था, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ था, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था। अब सोचिए, जब 180 में से 135 सवाल वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे हों, तब भी इस तरह का डिनायल मोड अपनाना संस्था की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग कहानियां थीं। एक तरफ एनटीए लगातार कह रही थी कि कोई बड़ा लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवालों वाली एक पीडीएफ थी। और दूसरी तरफ एसओजी की जांच का निष्कर्ष चीख चीख कर कह रहा था कि पेपर तो 1 महीने पहले ही भारी पैमाने पर बढ़ चुका था। एजेंसियां आपस में ही उलझी रहीं और ब्लेम गेम खेलती रहीं, जबकि असल मुद्दा कहीं पीछे छूटता गया। और इसी दौरान एक और नंबर ने सबका ध्यान खींचा, 67। 2024 के इस नीट एग्जाम में पूरे 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 यानी परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इसकी वजह कुछ ग्रेस मार्क्स बताए गए जिनका कोई ठोस आधार नहीं था। यह सिर्फ इस 1 साल की बात नहीं है, बल्कि यह साफ दिखाता है कि सिस्टम में लंबे समय से बिना किसी सुधार के कितनी बड़ी कमियां मौजूद हैं। अब आते हैं इस
पूरे मामले की सबसे बड़ी कीमत और इसके निष्कर्ष पर। इस पूरे फ्रॉड की जो मानवीय कीमत चुकाई गई है वो दिल तोड़ने वाली है। हम उन 22 लाख छात्रों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। महीनों की कड़ी मेहनत, नींद का बलिदान, मेंटल हेल्थ और कोचिंग फीस के रूप में परिवारों की जीवन भर की कमाई, सब कुछ। और ये सब इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे के दम पर सिस्टम को हैक कर लिया। इन मासूम छात्रों को फिर से उस थका देने वाली री एग्जाम से गुजरना पड़ा। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा आघात है। इस पूरी घटना से एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझ में आती है। जब हमारा सिस्टम इतना खामियों भरा हो तो किसी एक एग्जाम पर अपना पूरा भविष्य टिका देना काफी रिस्की हो सकता है। एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी या और भी कई बेहतरीन फील्ड्स मौजूद हैं। एक कमजोर एग्जाम सिस्टम के भरोसे बैठने के बजाय अपनी असली स्किल्स को निखारना एक ज्यादा सेफ और समझदारी भरा कदम है। और आखिर में हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। एक ऐसे सिस्टम में जहां सफलता खरीदी जा सकती हो, वहां सच्ची काबिलियत वास्तव में कैसी दिखती है? क्या एक्सीलेंस का मतलब सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज टेस्ट को पास करना है या फिर कुछ और? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।